हेलो बच्चों, आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आज अपन बात करने आए हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। बायोमोलिक्यूल्स जो सिंपल चैप्टर है, ये मिलकर बेसिकली बना है बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। इसमें जो मेनली ये चैप्टर जिस पर आधारित है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रेट्स यानी सिंपल जो फॉर्मूला होता है उनका क्या होता है, CX और H2O Y। ये किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कहने का मतलब क्या होता है, जो इस फॉर्मूले में फिट हो, CX H2O Y। तो सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट आपके पास कौन सा है, ग्लूकोज। ओके, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, CX H2O6। अब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसका एक रूल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि CH3COH जो है बच्चों, वो अपना दिखता तो कार्बोहाइड्रेट जैसा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये एक एसिड होता है। क्लियर। इसी प्रकार कुछ लोग इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रेमनोज है। कौन, ये याद रखिएगा ये नाम, रेमनोज। रेमनोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O5। आई कहानी समझ में, ये याद रखना है हमें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इफ अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हेन अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। 2-3 डेफिनेशन है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे कैसे करेंगे बेटा, मोनोसेकेराइड जो केवल 1 यूनिट दे। याद रखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड कौन हो जाएंगे आपके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस। ओके। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स में ये होता है बेटा कि जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 to 10 यूनिट्स देवे। क्लियर। तो 2 to 10 यूनिट्स देंगे। इसमें जो सबसे फेमस है वो बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। सुक्रोज किस में टूटता है, सुक्रोज टूटता है बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। आई बात समझ में। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस किस क्या देगा आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से याद करना है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड में लार्ज यूनिट्स होती है, इसमें आते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। क्लियर। हमें एग्जाम्पल ज़्यादा याद करने हैं। आई बात समझ में। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ, जो NCERT में दिया हुआ है आपके, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन होती है बच्चों, जो फेलिंग टेस्ट दे। फेलिंग टेस्ट जो आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा होगा, जो फेलिंग टेस्ट दे वो होती है रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें एक स्टेटमेंट है जिसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन है। तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन है, मोनोसेकेराइड्स। चाहे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो, तो वो किस में आएगी बेटा, वो आएगी रिड्यूसिंग शुगर में। आई कहानी समझ में। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, इनके एग्जाम्पल याद करने, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के। आई कहानी समझ में। इसके बाद आपकी पूरी कहानी ओरिएंटेड आ जाती है ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज पहले बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने का जो सबसे फेमस मेथड है बेटा वो कौन सा है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस। हाँ बच्चों, तो अपन बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसको बनाया जाता है सुक्रोज से। सुक्रोज से ग्लूकोज में अगर पानी, सुक्रोज में अगर पानी डाल दिया जाए तो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज आपको क्या देता है बेटा, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज हमें क्या देता है, ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज, ओके। और जो कमर्शियल प्रिपरेशन है बड़े लेवल पर इसका जो किया जाता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से अपन कैसे बनाते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं तो ग्लूकोज बनता है। आगे इस स्टोरी को और पढ़ी जाएगी, है ना। अब हमारे सामने क्वेश्चन था कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसी तरीके से उसको याद रखना। तो सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई बेटा रेड फॉस्फोरस और HI से। इसका एक ही काम होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को खाना। ऑक्सीजन को खा के उसकी जगह ये हाइड्रोजन दे देता है। क्लियर। तो सिंपली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन माने स्ट्रेट चेन में कार्बन। तो इससे ये सजेस्ट हुआ कि भाई जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। क्लियर। दूसरा, ग्लूकोज की रिएक्शन आपने कराई हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन ये करता है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करके इस तरह की रिएक्शन है, और वो यहाँ से क्या निकाल देगा, वो यहाँ से निकाल देगा आपका पानी। तो यहाँ से जैसे ही पानी निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्साइम। डबल बॉन्ड N और OH और रेस्ट ग्लूकोज एज इट इज रहेगा। तो अगर ऑक्साइम बना तो इस रिएक्शन से क्या पता लगता है, इस रिएक्शन से हमें ये पता लगता है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ किसकी हो गई बेटा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ओके। और रिएक्शन विद HCN, तो HCN से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा OH और CN, जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इससे भी क्या पता लगता है, कार्बोनाइल ग्रुप की। क्लियर। तो इससे आपको ये पता लग गया कि ग्लूकोज में है वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कब कार्बोनाइल ग्रुप है, अब वो कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी रिसर्च अपन आगे करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके लिए हमें जो इसकी रिएक्शन करानी होती है ब्रोमीन वाटर के साथ, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो इस CHO को किस में कन्वर्ट करता है, COH में, और आपका प्रोडक्ट देता है ग्लूकोनिक एसिड। आई कहानी समझ में। तो ग्लूकोनिक एसिड है वो केवल एल्डिहाइड से रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर बनता है, इसीलिए हमें पता लगता है कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। तो बेटा अगर सवाल आ जाए कि किस रिएक्शन से पता लगता है, तो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। आई कहानी समझ में। इसके बाद अब ग्लूकोज के 5 OH ग्रुप है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या कहलाता है, CH3CO ग्रुप ऐड कर देगा, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसमें 5 CH3 ग्रुप होंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ग्लूकोज में 5 OH प्रेजेंट है, और वो जो सभी लोग कहाँ पे है, अलग अलग जगह पर। क्लियर। इसके बाद जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड कैसा होता है बेटा, सैकेरिक एसिड में ऊपर भी COH नीचे भी COH बाकी CHOH। क्लियर। ये भी एक ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सवाल आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवा दिया, मतलब आपको करना है। सिंपल DL नोमेनक्लेचर, कैपिटल D और कैपिटल L। इसकी कहानी ये है बेटा कि अगर OH राइट में है तो इट्स D, अगर OH लेफ्ट में है तो वो L। खत्म कहानी। अगर ऐसा फोटो तुम्हें कहीं पे दिखे ऐसा बिल्कुल सेम, तो वो हो गया कैपिटल D, और ऐसा इसका दिखे तो कैपिटल L। कहने का मतलब है, देखो आपने ग्लूकोज देखा होगा, ऐसा ग्लूकोज ऐसा होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, आगे वाले पेज में बता देता हूँ। ये देखिए, ये ग्लूकोज में अगर ये OH इस तरफ है बेटा तो ये कैपिटल D कहलाएगा। याद रखिएगा कैपिटल D और स्मॉल d दोनों अलग अलग है ना। सॉरी, अगर OH लेफ्ट साइड में है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, L ग्लूकोज। ओके।
अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनानी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवानी है, और वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, और इस प्रकार की रिएक्शन होके जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, ये ऊपर जाएगा और कुछ इस तरह की फोटो बनेगी। सी, यहाँ मैं OH लिख देता हूँ, बट यहाँ H लिख देता हूँ, बाकी एज इट इज लिखना है हमें। हमें ऐसे रिंग बना देनी है, अभी अपन सीखेंगे इसको। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें OH लेफ्ट साइड है तो इट इज़ कॉल्ड बीटा, और अगर यही रिएक्शन अपन इसको ऐसी करवाएं, रिएक्शन सेम है, बस हम OH की डायरेक्शन बदल रहे हैं। बेटा ये जो कार्बन है इसको नंबरिंग दो, 1 2 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये 1 को ध्यान से देखो, ये जो 1 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है तो इसी को बोलेंगे एनोमर, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? एनोमेरिक कार्बन। आई बात समझ में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ लेना, ये सवाल छप गया आपका कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है कि जिसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका एनोमेरिक कार्बन। जिसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो वो क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। क्लियर? एनोमर का डेफिनेशन भी आ सकती है, क्लियर? एनोमर, एपीमर, इस तरीके से पूछ सकता है, तो हमें किस पे मार्क करना है? एनोमर पे। क्लियर? बता दें साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हॉवर्ड प्रोजेक्शन बनती है, ये आपको ऐसे ही करके बेंजीन बनानी है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें अगर अपना OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो इट इज कॉल्ड अल्फा, और OH ऊपर है तो इट इज कॉल्ड बीटा। आई कहानी समझ में? बाकी एज इट इज का स्टोरी सेम है। तो इट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अपन इसको नंबरिंग कर देते हैं, C1 2 3 4 5 और 6, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा हो गया बेटा? C1। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा हो गया? C1। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज कैसा होता है? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, देखिए जरा ध्यान से। CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, CHOH। क्लियर? तो फ्रुक्टोज की कहानी देखते हैं। फ्रुक्टोज में क्या होता है? फ्रुक्टोज में भी सेम वही स्टोरी है। ये यहाँ पे वो रिंग बनी, बट इसमें थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी क्या है, इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो 5 और 6, तो एक 1 2 3 1
4 6 और ये 5। तो मेरे को एक बात बताओ कि इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? तो बेटा इसमें एनोमेरिक कार्बन होगा C2। क्लियर? इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? C2। ये होगा आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। इसमें अगर OH नीचे है, सेम वही स्टोरी, इट इज अल्फा और ये बीटा। क्लियर? तो इसमें कोई आपके रॉकेट साइंस नहीं है। OH अगर नीचे है तो अल्फा, अदरवाइज बीटा। अब आगे बात करते हैं बच्चों डाइसैकेराइड। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है वापस से। तो डाइसैकेराइड कौन होते हैं? तो डाइसैकेराइड्स कौन होते हैं भाई? डाइसैकेराइड में जो सबसे फेमस है आपका, वो है आपका, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हुए आए हैं, कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बोलिए, C12H22O11 प्लस इसमें डाल दिया पानी, तो वो क्या देगा आपको? वो देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये कौन है? ये है D प्लस ग्लूकोज और वो है D माइनस फ्रुक्टोज। ये एक्सपेरिमेंट से आया है ना। अब ये डाइसैकेराइड मिलके कैसे बनता है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसका डायग्राम इसमें पहले देखना होगा। आपको लिंकेज किसका होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। तो बेटा आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता था अपना? कुछ इस तरह से अपन बनाते थे। अब अल्फा है तो OH कहाँ होगा? OH होगा अपना डाउनवर्ड। क्लियर? उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये ऐसा H OH OH H CH2OH और H। ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है बीटा फ्रुक्टोज से। तो बीटा फ्रुक्टोज से रिएक्शन होती है ये, बाकी एज इट इज। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है? इसमें लिंकेज किसका होता है? तो इसमें लिंकेज होता है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। आई गानी समझे? सुक्रोज में कौन सा लिंकेज होता है? C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रुक्टोज। आई गानी समझ में? इसके बाद दूसरा सेकेराइड आता है। दूसरा सेकेराइड आता है बेटा माल्टोज। माल्टोज में माल्टोज आपका मिलके बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। इसमें 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होती है। लिंकेज में आपको बता दूं, इसमें होता है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आई कहानी समझ में? ये देखिए, ये दोनों ग्लूकोज आ गए। अब अल्फा करना है तो इधर OH इधर OH। ओके।
नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर चला जाएगा। ओके, ये कुछ इस प्रकार होता है। अब इसमें लिंकेज कैसा होगा, इसमें लिंकेज यहाँ से ये मिट के वाटर निकल के किस तरीके का लिंकेज हो गया। तो लिंकेज किसके बीच हो गया भाई, C1 एंड C4। ये सवाल पूछा जाता है, इसमें लिंकेज कौन सा होता है, C1 और C4। और एक अगर OH ग्रुप यहाँ पे फ्री है तो इट इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। तो कहने का मतलब है माल्टोज किस कैटेगरी में आएगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। और इनवर्ट शुगर किसको कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं सुक्रोज को। किसको कहते हैं, सुक्रोज को। क्लियर। सारी मैं एनसीईआरटी की बातें लिखवा रहा हूं आपको। इसके बाद आपने नाम सुना होगा मिल्क शुगर। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, मिल्क शुगर में यानी लैक्टोज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैक्टोज। इसके अंदर आपको ये करना है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये किससे मिलके बना होता है, तो ये बना होता है, ये याद कर लेना, ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस C4 ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा होगा, इसमें ग्लूकोज भी होगा बेटा बीटा। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ यही पूछेगा कॉम्बिनेशन C1 और C4। तो C1 किसका, गैलेक्टोज का, और C4 ग्लूकोज का। आई कहानी समझ में। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही के थ्रू ही बताऊंगा आपको। पॉलीसैकेराइड्स है ना, तो पॉलीसैकेराइड्स कब बनता है, जब मोनो यूनिट्स ऐड होते हैं। क्लियर, इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसमें से सबसे फेमस है जिसका नाम आपने बचपन से सुना होगा, स्टार्च। क्लियर, ये किससे मिलके बना होता है, ये पॉलीमर होता है भाई अल्फा ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर होता है ये, अल्फा ग्लूकोज का। और ये दो कंपोनेंट से मिलके बना रहता है। इसका जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है एमाइलोस, और जो दूसरा होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। क्लियर। एमाइलोज के बारे में क्या होता है, ये वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल प्लस 15 to 20% स्टार्च। आई कहानी समझ में। तो एमाइलोज में क्या होता है बच्चों, C1 से C4 लिंकेज होता है। कौन सा होता है, C1 से C4 लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक। और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है ये, और 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है इसमें। और इसमें दो अलग अलग तरह के लिंकेज होते हैं, C1 C4 एंड C1 C6। ये चीज आपको मतलब याद करनी है ना। इसी प्रकार इसमें सिर्फ लिंकेज के बारे में ही पता रखना है ना। स्टार्च के बाद दूसरा होता है सेल्यूलोज।
इनको एक बार एनसीईआरटी से थोड़ा रीड भी मार लीजिएगा, इनकी यूजेज और क्या, वैसे तो काम इसमें हो जाएगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किससे मिलके बना रहता है? वो मिलके बना रहता है भाई बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से। सेल्यूलोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से। क्लियर? इसके बाद अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है। चैप्टर का सेकंड पार्ट में वो आता है बच्चों एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड्स क्या होते हैं जरा देखिए। आर इस तरह के जो एसिड्स होते हैं इनको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और अमाइनो ग्रुप भी हो। क्लियर? ये वेरी कर सकता है ना। तो बच्चों जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं, है ना, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप होंगे, है ना। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है COH से तो NH2 माने लोन पेयर, बेसिक ग्रुप, तो एसिड ये कंपाउंड कैसा होगा? ओवरऑल बेसिक। अगर NH2 इज इक्वल टू COH है तो कैसा होगा? न्यूट्रल। और अगर COH ग्रुप ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा एसिडिक, मतलब pH पे निर्भर करेगा, है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बता दूं मैं, अगर बहुत ही टफ पेपर बना तो उसमें से ये क्वेश्चन आएगा, नेचुरल एमिनो एसिड। बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। इसमें से एक जो क्वेश्चन जो सालों से आता जा रहा है, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल किसको छोड़ के? केवल आपको एक को छोड़ना पड़ेगा और उसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है? ये जो अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, कुछ इस प्रकार बनाया था, उसमें यहाँ आर की जगह एच होता है, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बच्चों इस सवाल को तो गलती से भी छोड़ के मत जाना, रट लेना। अब एक बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है कि कुछ एसेंशियल हैं, कुछ एमिनो एसिड्स एसेंशियल नहीं है। तो उसके लिए जो टेबल है उसके लिए एक चीज़ याद रखो, टीवी मिल पाथ। ये लाइन याद रखना मेरी, टीवी मिल और पाथ, टीवी मिल पाथ। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा, अगर जिसमें टीवी मिल पाथ आपको दिखे वो एसेंशियल है, और अदरवाइज बाकी जो सारे एमिनो एसिड बच गए आपके वो नॉन एसेंशियल हैं। तो आप कहोगे सर टी का मतलब क्या है? वो आपको याद हो जाएंगे अपने थ्योरम 9। ऑब्जेक्टिव का तो काम अपना वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन आपको याद रह जाएगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ यानी अब ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे लाइसिन आया है, तो लाइसिन टीवी मिल में आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड आ गया तो टीवी मिल पाथ में नहीं है, तो वो कैसा हो गया बेटा? नॉन एसेंशियल हो गया। क्लियर?
मुझे लगता है कि अब इसमें आपको गलती नहीं होगी। आप क्लियर है? टीवी मिल पाथ, इसको 10-20 बार लिख लेना है, जब याद नहीं हो तो रिपीट कर लेना। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है? आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि ये है। अब क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है, तो इनका दोनों का लेन देन चलता रहता है, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है जिसमें प्लस और माइनस। तो ये बन जाएगा ज्विटर आयन। इसको क्या बोलेंगे भाई? ज्विटर आयन। ओके, ज्विटर आयन कैसा दिखेगा? जिसमें NH2 और ये दोनों ग्रुप हो। अब बात आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन दिखता कैसा है? प्रोटीन इस प्रकार ऐसा होगा, प्रोटीन में जो लिंकेज होगा, प्रोटीन में एक लिंकेज होता है जिसका नाम आता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो उसमें 1 नंबर की डेफिनेशन आती। पेप्टाइड बॉन्ड बता देता हूँ कैसा बनता है। ये NH2 मतलब 2 आपका अमीनो एसिड की कोई ना कोई रिएक्शन होती रहती है, उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ से इस तरह से निकलेगा, तो इस तरह से बनेगा NH, तो CONH, तो इट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी कहानी सेम। क्लियर? बाकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये तो आप NCERT से रीड मार ही लेंगे, है ना। मैं एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। इस पे क्वेश्चन वैसे कम ही बनता है ना, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप के। पहला टाइप होता है फाइब्रस। फाइबरस प्रोटीन कैसा होता है? वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन पानी, विद क्या बोलते हैं उसको, भूल गया एकदम से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? विद फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वूल, सिल्क। उसके बाद बात करते हैं, जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में स्फेरिकल शेप में कुछ तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से डायग्राम में मैं बहुत कच्चा हूँ, इसीलिए डायग्राम बनाने से हमेशा जोर आता है मेरे को। इस तरह की हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स, है ना। ये आप NCERT से देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है भी नहीं, है ना। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा इसमें ख़राब करूँगा भी नहीं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा इसका किस तरह से डिफरेंट होता है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया था कि ये प्राइमरी टर्शरी और
क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सा होता है, ये रहा सिंपल सा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये देखिए ऐसा हो जाता है गजब। और टर्शरी में थोड़ी और कॉम्प्लेक्सी बढ़ जाएगी, है ना। और क्वाटरनरी तो आप कुछ भी मतलब कर दो, ऐसे ऐसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सी बढ़ती जाती है ना, उसी को मतलब बोलते हैं कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एंड क्वाटरनरी, है ना। तो इसका आपको जो कलर बॉल रिप्रेजेंटेशन है वो देख लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी से, है ना। बाकी जो आपका क्वेश्चन बनता है इसमें अब, वो बनता है आपका विटामिन से। पहला क्वेश्चन तैयार है आपका। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो इसमें ये याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होंगे, बाकी ऑल फैट सॉल्युबल। अब बी में ना B12 सब आ गए, है ना, क्लियर। तो एक तो ये मेजर क्वेश्चन बनता है। बाकी जो बनता है आपका विटामिन के सोर्स, विटामिन के सोर्सेस, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा इससे। और डेफिशिएंसी से डिजीजेज होने वाली है ना, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है ना, कि किस तरह का क्या। एक बार इस टेबल से आप गो थ्रू हो जाइएगा ना। वैसे इसमें जो है मेन वो है विटामिन B1, B2 और B6। बस यहीं तक है इसकी कहानी इस चैप्टर की। और बाकी एक आपको पढ़ना है DNA और RNA। DNA एंड RNA फुल फॉर्म से ही आपको पता लग जाएगा इनका कहानी, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि DNA में कौन कौन से 4 बेसेस होते हैं, तो DNA में होते हैं बच्चा A, G, C और T। ये जो बेसेस होते हैं बेसिकली DNA के अंदर होते हैं। और RNA के अंदर थोड़ी स्टोरी बदलेगी, और RNA के अंदर होगा A, G, C, T। उसमें आ जाएगा A, G, C और E। यूरेसिल आ जाता है। वो U कौन है भाई, यूरेसिल। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ही इसको डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एक बार बस इसको देख लीजिएगा। इसको देखकर आराम से शांति से पेपर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ही अच्छे से पेपर दीजिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।